हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आपकी फरमाइश पर सिंधु घाटी सभ्यता को एक समराइज्ड वे में देखने का प्रयास किया जा रहा है और जो यहाँ से प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। 15-20 मिनट में जो मोटी मोटी बातें होंगी सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बाबू सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सभ्यता का एक दूसरा नाम है बाबू, इसको कहा गया हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता का एक तीसरा नाम है, कहा गया कांस्ययुगीन सभ्यता। इसी सभ्यता का एक चौथा नाम है, कहा गया नगरीय सभ्यता। ये सभ्यता एक ही है, इसका अलग अलग कारणों से अलग अलग नाम पड़ा। इसका एक नाम और पड़ा बाबू जिसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि इसका एक्चुअल टाइम पीरियड क्या है। तो जो कार्बन डेटिंग से राइट टाइम निकल कर के आया है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। कैसे पता चला तो बता देंगे, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। कार्बन डेटिंग को कहा जाता है C14। C14 से हम लोग बेसिकली यदि देखें तो कम से कम 50,000 वर्ष पूर्व किसी भी घटना का समय काल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, यदि आपसे कोई पूछे कि कार्बन डेटिंग पद्धति का जनक किसको कहा गया, कार्बन डेटिंग पद्धति का जनक, तो कार्बन डेटिंग पद्धति का जनक आपसे कोई पूछे तो बताइएगा B.F. लीवी। B.F. लीवी को कार्बन डेटिंग पद्धति का जनक कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या कारण था कि इस सभ्यता का अलग अलग नाम पड़ा, 1 मिनट में इसको जान लेते हैं। सिंधु और उसके आसपास की सहायक नदियों के किनारे बसे होने के कारण इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानेंगे। पहला शहर चूंकि इस सभ्यता में खोजा गया हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया। यहाँ पर जो ज़्यादातर मूर्तियाँ मिली बाबू कांसे की मिली, इसलिए इसको कांस्ययुगीन कहा गया। इस सभ्यता की बनावट आधुनिक नगरों के जैसे थी, इसलिए नगरीय सभ्यता कहा गया। और इस सभ्यता का विस्तार सिंधु से लेकर के सरस्वती नदी तक इसका विस्तार देखा गया, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबोधित किया गया। यहाँ तक बात उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न क्या क्या बन सकता है, सीधे इसी मुद्दे पे आते हैं। यदि आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो आप पहला प्रश्न का इसका जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल। दूसरी बात यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने बाबू सबसे पहली बार ही हड़प के यहाँ के टीले को देखा था नियर अबाउट 1826 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है चार्ल्स मैसन। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्योद्घाटन ये किसने क्लियर कर दिया कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है। तो सबसे पहली बार प्रयास किया जा रहा था बाबू लाहौर और कराची को रेलवे लाइन से जोड़ने का। रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा था। इसी रेलवे लाइन से जोड़ने के दौरान लाहौर और कराची, अंग्रेज़ों का प्रयास ये था कि जो हमारा व्यापारिक शहर था उसको बंदरगाह शहर से जोड़ दिया जाए। तो रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उसी जोड़ने के क्रम में इस क्षेत्र से पूरा जो है हमको ज़मीन के नीचे से प्राप्त होने लगा ईंटा, और इस क्षेत्र को आगे चल करके घिरवा दिया गया और अंततः यह क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई एक सभ्यता है। तो रहस्योद्घाटन इसका हुआ बाबू 1856 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1857 में हमारा अंग्रेजों के साथ पहला मैटर हुआ था, उससे 1 साल पहले 1857 की क्रांति से 1 साल पहले 1856 में रहस्योद्घाटन किया गया। रेलवे के बड़े अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था ब्रंटन बंधु। 2 भाई लोग हैं, एक भाई का नाम है जॉन ब्रंटन, याद रखेंगे, और एक भाई का नाम है विलियम ब्रंटन। इन्हीं लोगों के द्वारा फाइनली यह प्रयास किया गया और इन्हीं लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्योद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न आपसे यदि कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता बाबू किस काल के अंतर्गत आती है, तो बता देंगे सिंधु घाटी सभ्यता आती है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। प्रागैतिहासिक काल का मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में अपने पास कोई लिखित जानकारी नहीं उपलब्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता आएगी बाबू आद्य ऐतिहासिक काल में, यहाँ पर प्रागैतिहासिक नहीं होगा, इसको आद्य करेंगे। आद्य ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड होता है जिसके बारे में लिखित जानकारी हो
साथ है, साथ पुरातात्विक जानकारी, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों तरीके के साक्ष्य हों, लेकिन जो लिखित जानकारी है इसका अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। जिस दिन उपयोग हो जाएगा, जो इतिहास पढ़ते हो सकता है इतिहास दूसरा कुछ जानने को मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की घटना है? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अपने पास रिटेन सोर्स तो अवेलेबल हैं, साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी अवेलेबल हैं, जो लेकिन रिटेन सोर्स हैं अभी आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसके अलावा आपसे यहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा, यदि आपसे कोई पूछे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का यदि आपसे कोई जनक पूछे तो आप बताइएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता। इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बन करके आएंगे, इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बन करके आएंगे बाबू जॉन मार्शल। क्या नाम होगा? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल बाबू टेंडर जारी करेंगे या टेंडर दिया जाएगा भारत के एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसका नाम है दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी के नेतृत्व में फाइनली 1921 में उत्खनन प्रारंभ होगा और 1921 में इस सभ्यता का पहला शहर खोज कर दे दिया जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा, हड़प्पा। बात क्लियर हो रही है? तो इस सभ्यता में चूंकि खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का एक फेमस नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत का बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। इसी के समकालीन दुनिया में कुछ और सभ्यताएं रहे, जैसे कुछ प्रश्न वहां से बन जाते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी सभ्यताएं। जैसे एक सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। यदि एग्जामिनर कुछ यहाँ से प्रश्न बनाए तो थोड़ा सा सुने रहेंगे तो यहाँ से एक आइडिया मिलेगा आपको। बाकी देखेंगे दुनिया की जो भी सभ्यता बसी वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही बसी है। कारण क्या है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जीना है तो पीना है, यदि रहेगा पानी तभी होगा कृषि, और कृषि होगा तभी जीवन संभव हो पाएगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता यदि आपसे कोई पूछे किस नदी पर विकसित हुई है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी बाबू दजला और फरात। वर्तमान समय में दजला नदी को कहा जाता है यूफ्रेटस और फरात को कहा जाता है टिग्रिस। तो ये सभ्यताएं समकालीन रही, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी के समकालीन एक सभ्यता रही, मिस्र की सभ्यता भी मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता किस नदी पर रही? सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा जिक्र हो गया। मिस्र की सभ्यता बाबू नील नदी पर, और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नील नदी पर ही पहली बार सबसे पहले डेल्टा देखा गया था हेरोडोटस के द्वारा, ये भी आप जानते हैं। मिस्र की सभ्यता के समकालीन एक और सभ्यता रही जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता यदि आपसे कोई पूछे किस नदी पर है तो बता देंगे ह्वांगहो नदी पर। ह्वांगहो को बाबू पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसी ह्वांगहो को चीन का शोक भी कहते हैं, इस बात को भी यहाँ से चाहें तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा मिस्र के राजा को फिराओ कहते हैं, उनकी कब्र को पिरामिड कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो पिरामिड है कह लीजिए गीजा में अवस्थित है। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसके बाद जो सेगमेंट बनता है, यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के क्रम में देखेंगे तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहा, शुरुआती परिचय। परिचय के पश्चात देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, जहाँ से बेसिकली घूम फिर कर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और परिचय के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली, और नगर नियोजन प्रणाली के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, अगले 5, 7, 10 मिनट में उसको समेकित करने का, जिससे एक समराइज व्यू, आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होगी। बाकी डिटेल क्लास धीरे धीरे करके यदि आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो हर एक टॉपिक बड़े विस्तृत रूप से जिस परीक्षा के लिए आज से आप डिमांड करेंगे उसके लिए हमारे तरफ से प्रयास किया जाएगा। बस आप भरपूर सपोर्ट करते रहें। तो यहाँ तक बात हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो सेगमेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा उस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो इसका एक प्रमुख शहरों के बारे में देख लेते हैं, किस किस नदी पर रहे। एक कहानी सुना देते हैं, कहानी बाद में सुना देंगे नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। भारत है तो जानते हैं, आदमी एक कोई काम करता है तो 10 बार बताता है। तो दयाराम साहनी ने बाबू एक शहर खोजा था, कौन सा? हड़प्पा। तो दयाराम साहनी बार बार बता रहे हैं कि हमने एक शहर खोजा है, तो दयाराम साहनी ने कौन सा शहर खोजा? हड़प्पा।
तो पहला प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो बता देंगे हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। दूसरा प्रश्न बनेगा हड़प्पा रावी नदी के किस तट पर है, तो बताएंगे हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। और आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि बाबू 100 पेटिका का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो बता देंगे 100 पेटिका का साक्ष्य स्पेशली प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। स्पेशली नाम ही अंकित है R37 नाम से। तो हड़प्पा से विशेष प्रकार को देखेंगे कि हड़प्पा से 100 पेटिका का साक्ष्य मिला। इसके अलावा मात्र दैविक मूर्तियां मिली हैं। दूसरी बात, यदि आपसे कोई पूछे हड़प्पा वर्तमान समय में कहां पर है, तो बता देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पर है बाबू, तो बता देंगे मांटगोमरी जिले में, मांटगोमरी जिले में। हड़प्पा के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण शहर रहा दयाराम साहनी के बाद देख लेंगे राखालदास बनर्जी को। राखालदास बनर्जी ने एक शहर खोजा जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का बाबू जो शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बता देंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताएंगे। ये सिंधी भाषा का शब्द है। पहली बात ये जाने कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या भूतों का टीला, इसका अर्थ होता है। यहीं पर सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया गया, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में क्या बात देखेंगे, यहाँ से प्राप्त हुआ है बृहत अन्नागार। बृहत अन्नागार, अन्नागार मतलब अन्न रखने का स्थान। विशाल स्नानागार, कासे की नर्तकी की मूर्ति, कासे की नर्तकी की मूर्ति। ये सारी चीज़ें स्पेशली हमको प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। एक विद्वान है बाबू जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट, यहीं पर बात लिख देते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की बाबू जुड़वा राजधानी बताया है। याद रखिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनेंगे, मज़ा आ जाएगा। कभी ऑफलाइन क्लास में आइएगा, फील आ जाएगा आपको, पूरा इतिहास नज़रों के सामने घूमता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने क्या कह दिया, जुड़वा राजधानी कह दिया गया। मोहनजोदड़ो यदि आपसे पूछे कि भैया वर्तमान लोकेशन कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो का लोकेशन बता दीजिएगा। वर्तमान समय बाबू ये अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में यदि आपसे कोई पूछे कहाँ पर है, तो बताएंगे लरकाना जिला में है। इसके अलावा देखें सबूत बहुत ज़्यादातर अलग अलग चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। सबूतों के लिए किसी भी एक छोटी सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वहाँ से साक्ष्यों के तौर पर बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, जिसका आप अभ्यास करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। हम महत्वपूर्ण बातों और बिंदुओं को चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो से ये इतनी बात हो गई। मोहनजोदड़ो से एक बात और ध्यान देंगे, यदि आपसे कोई पूछे मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, तो बता देंगे सिंधु नदी पर। अगला प्रश्न बन सकता है कि सिंधु के किस तट पर है, तो बता देंगे सिंधु के दाएं तट पर है। तीसरा विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, यहीं पर एक महत्वपूर्ण शहर और रहा मोहनजोदड़ो के बगल में ही चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो के खोजने वाले का नाम है गोपाल मजुमदार। चनहुदड़ो को किसने खोजा है, तो आप बता देंगे गोपाल मजुमदार ने। चनहुदड़ो से कुछ अपवाद हैं, अपवाद को याद रखेंगे कि यह एक ऐसा शहर था, यह एकमात्र शहर है, यह एकमात्र शहर जिसका दुर्गीकरण नहीं हुआ था। इट इज़ द ओनली सिटी दैट इज़ नॉट फोर्टिफाइड। दुर्गीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी। दुर्गीकरण से तकलीफ हो रहा होगा तो किलाबंदी शब्द जान सकते हैं। यही एक ऐसा शहर है जिसका किलाबंदी नहीं हुआ था, बाकी शहरों की किलाबंदी हुई थी। और चनहुदड़ो कैसा नगर हुआ करता था, चनहुदड़ो में स्पेशली मिला करता था सौंदर्य प्रसाधन के सामान। सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत जो प्रमुख चीज़ें यहाँ पर मिली हैं वो लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, कंघी मिला है, लिपस्टिक, काजल, कंघी। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो यहाँ से मिला है मनके बनाने के कारखाने। मनके वर्तमान समय की मोती की माला के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आभूषण आपको पहले ही बता दी एक लाइन में, सौंदर्य प्रसाधन, तो उसी के अंतर्गत वो भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वक्राकार ईंटों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। सिंधु नदी के आसपास ही
ये चनहुदड़ो शहर भी अवस्थित है। इतनी बात क्लियर। ये 3 महत्वपूर्ण शहर हो गए। अगला शहर यदि आपसे देखा जाए तो महत्वपूर्ण एक शहर है, आपको यहाँ पर लिख देते हैं, जिसका नाम है बाबू कालीबंगन। कालीबंगन से ही मिला था कंगन, यानी कालीबंगन से प्राप्त होगा चूड़ी। कालीबंगन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगन का काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन शहर को खोजने का श्रेय 3 लोगों को प्राप्त है। एक लोगों का नाम है बाबू बीबी लाल, 3 लोग साथ में थे, बीबी लाल। एक लोगों का नाम है बीके थापर। एक लोगों का नाम है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन फिलहाल आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो कुछ चीजें हैं जिसको आप चाहें तो बार बार प्रैक्टिस, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भूल जाएगा आपको। कालीबंगन से जो मिला काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगन को खोजने का श्रेय बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष को जाता है। अमलानंद घोष ने ज्यादा काम यहाँ पर किया, इसलिए ज्यादातर विकल्पों में देखेंगे तो कालीबंगन के लिए अमलानंद घोष ही आपके ऑप्शन में रहेंगे। कालीबंगन। अब अगला प्रश्न बन सकता है वर्तमान समय में इसकी लोकेशन क्या है, तो बता देंगे बाबू राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर है तो बता दीजिएगा हनुमानगढ़ में। नदी पूछेगा तो बता दीजिएगा घग्गर नदी, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगन को इस सभ्यता की तीसरी राजधानी यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि आपसे कोई पूछे कि तीसरी राजधानी बता दीजिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के तौर पर बता देंगे कालीबंगन। यहां तक बात क्लियर है। कब कालीबंगन से क्या क्या मिला साक्ष्य के तौर पर, यदि आपसे कोई पूछे कि साक्ष्य के तौर पर क्या मिला, तो बता देंगे मिट्टी एवं कांच की चूड़ियां मिली हैं। मिट्टी एवं कांच की चूड़ियां, मिट्टी और शीशे की बाबू यहाँ से चूड़ी मिल गई। चूड़ी खरीदने जब जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ खेत थे, कैसे हैं, जोते हुए, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य है। मिट्टी एवं कांच की चूड़ियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाबू मिलते हैं सर्जरी के उपकरण, इसको आप ध्यान रखेंगे, सर्जरी के उपकरण। सर्जरी के उपकरण के अलावा यहाँ पर क्या मिलता है, अग्निकुंड। अग्निकुंड के साथ ही यहाँ पर ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कालीबंगन के अंतर्गत ये इतनी बातें। कालीबंगन के बाद एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है लोथल। लोथल को खोजने का श्रेय मिला है बाबू रंगनाथ राव को। लोथल जो शहर है वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। गुजरात के भोगवा नदी के तट पर लोथल शहर स्थित है। ठीक है, लोथल के अंतिम में ल है, लोथल के अंतिम में ल है, चावल के अंतिम में ल है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बता देंगे लोथल से। लोथल में काफ़ी खासियत मिलेगी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, इसलिए लोथल को हड़प्पा, लघु हड़प्पा या तो लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लघु हड़प्पा या तो इसको कहा गया है लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा या तो लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। और इसके अंतर्गत लोथल जो है एक कृत्रिम बंदरगाह हुआ करता था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे हैं, एक आपका बाबू जो है लोथल, और दूसरा आप यदि बंदरगाह पूछेगा तो बता दीजिएगा सुरकोटदा। यही 2 प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र रहे हैं जहां से काफ़ी मुहरे मिलेंगे, जो कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का प्रतीक होंगे। तो लोथल को लघु हड़प्पा या तो लघु मोहनजोदड़ो कहा गया। लोथल जो है सभ्यता का बंदरगाह। बंदरगाह के लिए एग्जामिनर अलग अलग शब्द का प्रयोग करता है। कभी वो पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा शहर बताइए, कभी वो पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बताइए, कभी आपसे पूछ सकता है कि जहाजी माल घाट बताइए। इन सभी प्रश्नों का एक जवाब होगा केवल और केवल लोथल। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शहर, उसके खोजकर्ता का नाम यदि आप देखें तो पूछा जाता है रोपड़। रोपड़ के खोजकर्ता का नाम बाबू रहा यज्ञदत्त शर्मा। और रोपड़ जो शहर है ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ से एक बात खास तौर पर पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर है जहां पर आदमी और कुत्ता, मानव और कुत्ता दोनों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। दोनों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ खास महत्वपूर्ण शहर है जिनसे प्रश्न बनता है। इसके अलावा देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पूर्वी हिस्से, पश्चिमी हिस्से, उत्तरी हिस्से, दक्षिणी हिस्से पूछे जाते हैं, तो उसको बता देते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी नगर नियोजन प्रणाली पे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके आगे की बात बता देते हैं जल्दी से। चलिए, स्क्रीनशॉट यदि हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं अब आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे देख लीजिए।
आइए देखें, अंग्रेज जब हमारे वहाँ गए बाबू 1921 में पहला शहर मिला था, 1947 तक अंग्रेज हमारे वहाँ थे। तो इस समयावधि में कुल कितने शहर खोजे गए थे? 40 शहर। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कुल कितने शहर खोजे गए हैं, 4 के आगे 1 बढ़ा दीजिएगा, 0 के आगे 1 बढ़ा दीजिएगा, 1400। इन 1400 में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शहर है वो बाबू भारत में है, फिर पाकिस्तान में है, कुछ 6 शहर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के 2 महत्वपूर्ण शहर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं अक्सर, एक का नाम है सोर्तगुई और एक का नाम है मुंडीगा, के याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के ये 2 शहर हैं जो अवस्थित हैं कहाँ पर? वर्तमान समय में अफगानिस्तान के अंतर्गत ये आते हैं। इतनी बात क्लियर? इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का बाबू पूर्वी शहर बताइए, पश्चिमी शहर बताइए, उत्तरी शहर बताइए, दक्षिणी शहर बताइए, तो पूर्वी जो शहर है बाबू इसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान समय में बाबू ये मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी जो है, पश्चिमी बता दीजिएगा, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के तट पर, इसको याद रखिएगा। उत्तरी में है बाबू आपका मांडा, चिनाब नदी पर, जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी को याद रखिएगा, दाइमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के तट पर। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो आकार बता दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का यदि आपसे कोई क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल बता दीजिएगा 12,99,500। ये राउंड आप करके सामान्यतः देखेंगे तो या तो 12,99,600 होता है, या तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे 13 लाख दे देगा, राउंड आप करके उसको एग्जैक्ट बना देगा तो 12,99,500। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल हो गया। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र आपको बता दिए गए। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो भारत में स्थित जो देखेंगे तो भारत में स्थित देखेंगे तो राखीगढ़ी। बाकी ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर के तौर पर मोहनजोदड़ो है। और इसके बाद क्या थोड़ा सा देख लेते हैं नगर नियोजन प्रणाली को कि सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे खास बात सिंधु घाटी सभ्यता आपने इसी नगर नियोजन प्रणाली के लिए कह लीजिए दुनिया भर की सभी समकालीन सभ्यताओं में सबसे खूबसूरती के लिए विख्यात हुई। नगर नियोजन प्रणाली में देखेंगे तो इसके नगरों को बाबू ग्रिड पद्धति, या तो इसी को कहा गया है जालनुमा संरचना, एक वेल कनेक्टेड एक दूसरे से संरचना के तहत इसको बसाया गया था, जालनुमा संरचना पर आधारित था। दूसरी खास बात देखेंगे यहाँ पर जो घर बने हैं, घर जो है बाबू प्रायः किसके बने होते थे? पकी ईंटों के निर्मित होते थे। घर किसके निर्मित होते थे? पकी ईंटों के निर्मित होते थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, घर किसके निर्मित होते थे? पकी ईंटों के निर्मित होते थे। और दूसरी खास बात है जो घरों के दरवाजे होते थे, घर के दरवाजे कहाँ पर खुलते थे? गलियों में। याद रखिएगा, जो अपवाद बात है उसको जरूर, घर के दरवाजे गलियों में खुलते थे। और ये जो गलियां होती थी ये कैसी होती थी? तो बताएंगे गलियां चौड़ी एवं सीधी। नोट्स बढ़िया सा बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके फंस जाएंगे यहीं से। लेकिन एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे तब। गलियां चौड़ी एवं सीधी होती थी। एक यहाँ पर एक अपवाद है, याद रखेंगे, घरों के दरवाजे लोथल में बाबू मुख्य द्वार पर खुलता था। लोथल में मुख्य द्वार पर दरवाजा खुलता था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लोथल में जो घरों के दरवाजे होते थे मुख्य द्वार पर खुलते थे, बाकी जगहों पर जो घर होते थे वो गलियों में खुलते थे और गलियां चौड़ी एवं सीधी होती थी। इसके अलावा देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार, यदि आपसे कोई पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार बताइए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार बाबू व्यापार हुआ करता था। सारी सभ्यता थी तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार जो है व्यापार। लेकिन इस व्यापार का आधार क्या है? तो बता देंगे कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के ऊपर ही इनका पूरा कह लीजिए व्यापार केंद्रित हुआ करता था। इस बात को आप जानेंगे। तो कृषि, चूंकि इस सभ्यता की जान है, तो कृषि में ये लोग क्या करते थे? कृषि से ही व्यवस्था चलती थी। तो इनका जो मुख्य पशु हुआ करता था, मुख्य या प्रिय पशु कह लीजिए, तो इनका प्रिय पशु जिससे बाबू कृषि होगी वही इनका प्रिय होगा। तो कुबड़दार सांड इनका प्रिय पशु हुआ करता था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कुबड़दार सांड। और कृषि में ये लोग क्या क्या उपजाते थे भैया? गेहूँ उपजाते थे। गेहूँ और जौ समझ लीजिए इनकी मुख्य फसल हुआ करती थी। गेहूँ, जौ, चावल, पूजा करने के लिए बाबू तिल, उसके बाद हो गया मटर, पूड़ी खाने के लिए सरसों तेल चाहिए ही चाहिए। तो हो गया आपका गेहूं, चावल, तिल, मटर, सरसों। और कुछ
नात रिश्तेदार आएंगे बाबू पानी पिलाने के लिए कुछ मीठा चाहिए, चूँकि चीनी गन्ना यहाँ साक्ष्य मिलता नहीं है तो खजूर मिलता था। मीठे के लिए बाबू ये लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, प्रकृति ने दिया हुआ है तो मीठे के लिए ये लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। गेहूँ, जौ, चावल, तिल, मटर, सरसों इत्यादि चीज़ों का इनके द्वारा उत्पादन किया जाता था। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसी के अधिशेष उत्पादन को, जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता था, इसी उत्पादन का ये क्या कर देते थे, निर्यात कर देते थे, स्पेशली ईरान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। और वहाँ से ये लोग आयात करते थे। यदि आयात में पूछे तो इन लोगों का मुख्य फोकस हुआ करता था बाबू सोना, चांदी, टिन, तांबा और कीमती पत्थर। सोना, चांदी, तांबा, टिन और कीमती पत्थर कह लीजिए, इनके मुख्य आयात की चीज़ों में शामिल हुआ करता था। यहाँ तक की बात क्लियर है। यदि यहाँ तक की बात क्लियर है तो नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत ये बात। बाकी एक खास बात देखें, कभी कभी प्रश्न एक आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे ना बाबू, नगर सामान्यतः दो भागों में बांटे जाते थे। एक को कहा जाता था पूर्वी भाग, एक को कहा जाता था पश्चिमी दुर्ग या पूर्वी भाग या पूर्वी दुर्ग के नाम से आप कह सकते हैं। एक ऐसा शहर मिला जहाँ पर 3 भाग हैं जिसको मध्य दुर्ग बोला गया। ये भी एक अपवाद है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा जो शहर है बाबू उसका नाम है धौलावीरा, और यही धौलावीरा से स्पेशली आप कह सकते हैं कि साक्ष्य मिला हुआ है प्राचीनतम व विशालतम स्टेडियम का। प्राचीनतम व विशालतम स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, ये इसको आप ध्यान रख देंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता यदि देखेंगे दुनिया में किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात हुई तो अपने अपवाह तंत्र के लिए। अपवाह तंत्र को याद रखिएगा, अपवाह तंत्र या तो इसको कहा गया है जल निकासी प्रणाली। यही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत है और इसी के आधार पर यह सबसे खूबसूरत। यहाँ पर देखेंगे तो नालियाँ जो होती थी, नालियाँ बाबू एकदम ढकी हुई पाई गई हैं। देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। आज सरकारें प्रयास भी कर रही हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, चाहते हुए भी। घर यदि आप देखेंगे ना तो सड़कों पर उचित दूरी पर, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो सड़कों पर उचित दूरी पर कूड़ेदान की व्यवस्था है। वर्तमान में सरकारें करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार सुबह में रखेगी, रात में आदमी अपने घर में रख लेगा तो बात फिर गड़बड़ हो जाएगी। सरकार भी करे तो क्या करे। तो सड़कों पर उचित दूरी पर कूड़ेदान, कूड़ेदान की बात छोड़ दीजिए, अगला सुनेंगे तो और भौचक्का रह जाएंगे। सड़कों पर उचित दूरी पर बाबू प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था, जबरदस्त कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता। और यहीं से मोदी जी के दिमाग में योजना आई स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और सड़क देखेंगे तो सड़कें एक दूसरे को बाबू समकोण पर काटती थी। ये कुछ खासियत रही सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसके कारण यह अपने सभी समकालीन सभ्यताओं में एक बड़ी खूबसूरत सभ्यता के रूप में जानी जाती है। यहाँ तक कि यदि बात क्लियर हो गई हो तो एक छोटा सा और सेगमेंट है, 2-3 मिनट और दे देंगे तो आपकी बात को सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जो बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर अगली बात को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट बाबू हो गया है तो अगली बात देख लें क्या है। अगली बात है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, और ये सिनेमा हो जाएगा आपका खत्म। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के देखें तो विद्वानों में मतभेद, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। कुछ एक विद्वानों के नाम को देख लेते हैं, बाकी सभी लोगों की जो धारणा है, ज़्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हुए हैं, उसी को ज़्यादातर सही माना जाता है। तो पतन के कारण को यदि आप देखें तो सामान्यतः आप पाएंगे पतन के कारण में बाढ़ को उत्तरदायी माना गया है, बाढ़ को प्रभावी माना गया है। कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम लिख लेते हैं, जैसे एक विद्वान है बाबू गार्डन चाइल्ड, और एक विद्वान है जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के, यदि इन लोगों के हिसाब से पतन का कारण देखें तो इन लोगों के सभ्यता के मानते हैं, इन लोगों के अनुसार सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण है। आर्य आक्रमण नहीं किए होते तो ये सभ्यता का पतन नहीं हुआ था। फर्जी बात है, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर आप जानते हैं 1980 में आर्यों की थ्योरी जो है वो उसको फेल कर दिया गया है, ठीक है। तो एक बात ये जान लेंगे। दूसरा एक विद्वान है बाबू, आप नाम सुने होंगे, क्या नाम है उनका, आर्यल स्टाइन एक विद्वान है, आर्यल स्टाइन, और इन लोगों का नाम है अमलानंद घोष। और इन लोगों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण ये लोग मानते हैं बाबू जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस प्रकार की बात ये लोग कहते हैं। इनकी भी बात को उतना महत्व नहीं दिया गया। आगे हैं बाबू एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल मानते हैं बाढ़। कुछ और विद्वान हैं, जैसे एक विद्वान है बाबू मैके और एक विद्वान है एस आर राव।
इन लोगों के अनुसार यदि देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़। तो इन लोगों का नाम आ जाए या तो किसी का नाम ना आए, केवल कारण पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण है, तो यही सारी बात बता देंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि आज का यह वीडियो लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा लगा। आपकी डिमांड पर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया गया था। यदि आपका भरपूर सहयोग और सपोर्ट मिलता रहा तो आगे जिस किसी टॉपिक पे, जिस किसी सब्जेक्ट पर आप कमेंट करेंगे, वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो हमारे इस चैनल पर विजिट करते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।